ऐसा हमारा, उसको आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दुर्भाग्य कह सकते हैं कि महानदी के ऊपर इतने बड़े एक तो डैम बन गया कि दोनों ओर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक जो जगह थी वो एक क्या है, एक बड़े से बांध के अंदर जो है समाहित हो गया। या उसको प्रतिष्ठा करने वाला थे इंद्रभूति, राजा इंद्रभूति। तो संबलपुर में जब हम बात करें राजघरानों की, तो आखिरी राजा कौन थे संबलपुर? क्या उनकी पीढ़ी आज भी है कि खत्म हो चुकी है? पीढ़ी तो आज नहीं है कहा जा सकता है, क्योंकि लास्ट राजा थे महाराज शाह। महाराज शाह की मृत्यु 1827 में हुई। अब 1827 में होने के बाद महाराज शाह ने तय किया था कि वो सुरेंद्र शाह उनका खुद का वंश का एक मेंबर है, खिंडा वंश की। एक राजा का दूसरे बेटे को खिंडा दिया गया था और उसका जो है वंश के थे सुरेंद्र शाह। तो महाराज शाह ने तय किया था इनको मैं एडप्ट करूंगा ताकि ये वंश को आगे फिर चढ़े। और दूसरा उनका चॉइस था गोविंद सिंह, जो कि झारसुगुड़ा फैमिली के थे, झारसुगुड़ा का जो गौतिया फैमिली थे वहाँ के। लेकिन उनको एडप्ट करने से पहले ही वो चल बसे। तो जब उनकी विधवा रानी ने उनको एडप्ट करना चाहा तो अंग्रेजों ने बाधा डाला, मना किए। और जब उनको बताया गया कि हमारा परंपरा है कि नए राजा पहले सिंहासन में बैठेंगे, उनको बताया जाएगा कि पैलेस के अंदर एक लाश है, तो उन्होंने जब फिर ऑर्डर देंगे तब जाके उनका अंतिम क्रियाक्रम होगा। तो अंग्रेजों ने फिर विचार विमर्श करके उनका जो विधवा रानी थी मोहन कुमारी, उनको बोला आप ही खुद बैठिए, आप बैठ जाइए, आप संभालिए, आप ये कीजिए काम जो है। फिर उन्होंने मोहन कुमारी को बैठाया और मोहन कुमारी को बैठने के बाद अपना मनमानी करने लगे अंग्रेज। तो संबलपुर राज्य के जो खजांची थे बलराम सिंह, सुरेंद्र शाह के चाचा, और तो उन्होंने इस्तीफा दिया और सुरेंद्र शाह को संग्राम के लिए प्रेरित। तो फिर संग्राम शुरू हुआ। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये काम जो है इसको संभाल नहीं पा रहे हैं मोहन कुमारी, तो उन्होंने फिर संबलपुर राज परिवार के और एक उनका कुटुंब जो बोलते हैं ना, उनका एक अंश है बरपाली के जमींदार। तो बरपाली जमींदार परिवार के नारायण सिंह को ला करके फिर राजा बनाया, आशा कुमारी, जिनको कि कलाहांडी राज परिवार में उनका शादी हुआ। और चूंकि बेटा कोई नहीं था तो 1849 में जब इनका डेथ हुआ नारायण सिंह का, तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत संबलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला दिया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत तो पहले सतना को ब्रिटिश साम्राज्य में उसका मिला गया था और संबलपुर दूसरा जगह है, सेकंड प्लेस है, जिसको कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। इसके साथ भगत नाम का और एक राज्य को भी मिला गया था एक साथ। तो फिर संबलपुर में कोई राजा नहीं रहे, बाकी जगह थे, सोनपुर में थे, बौद्ध में थे, पटना में थे, बड़े में थे, सारे तरफ थे। जैसे हम पढ़ते ना राजाओं का राजमहल हुआ करता था, राजघराना होता था, तो जो आखिरी जो राजा थे 1849 जब उनका देहांत हुआ, उस समय उनका मेन स्थायी घर कहाँ पर था? संबलपुर में कहाँ पर है वो? मैं थोड़ा जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनके जानकारी में के लिए और थोड़ा इसमें बता देता हूँ जो पैलेस वाला बात। जब बलराम देव संबलपुर आए, राजधानी बनाया, तो उनका पहला पैलेस था समलेश्वरी मंदिर के पास। आप समलेश्वरी मंदिर के बाद एक गेट देखेंगे, एक पुराना सा एक गेट है समलेश्वरी मंदिर से पूरा सट के एकदम आगे है। हाँ, एक गेट बना हुआ है। हाँ, वो गेट उसका एंट्रेंस था। अच्छा, तो एंट्रेंस था, वहाँ एक पैलेस बनाए थे और वो बांस और लकड़ी का बनाया गया पैलेस था। और उसमें आग लग गया और वो जो है ध्वस्त हो गया। तो बाद में उनका पोता जो है बलभद्र देव, उन्होंने आज के जो पटमेश्वरी मंदिर है, पटमेश्वरी मंदिर के पास उन्होंने एक पैलेस बनाया था, उसका नाम था जारू महल। फिर दूसरे हम रानी बखुरी भी बोलते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा है। हाँ, दूसरा है। अच्छा। और एक फिर बाद में और एक राजा ने उसमें और एक समावेश किया था और एक पैलेस बनाया था। और जो रानी बखरी जो बोलते हैं आज है, उसको बलियार सिंह 5 नंबर राजा इसको बनाए थे, बलियार सिंह। और यानी उस जगह पे 3 पैलेस थे, रानी बखरी को मिला के 3 पैलेस थे। और ये हम अगर
25 का एक पेंटिंग को देखें तो पेंटिंग में साफ हमको पता चला वो पैलेस कैसे दिखते थे है। वो जो पेंटिंग 1825 में किया गया था, आज भी लंदन म्यूजियम में वो पेंटिंग है। अच्छा। और दूसरी बात 1867 में उसका तस्वीर भी लिया गया था, तो वो तस्वीर भी अवेलेबल है। उस तस्वीर से भी हमको, वो फोटो से भी पता चलता है कि वो तीनों पैलेस कैसे दिखते थे। एक तो अभी भी देख रहे हैं हम लोग रानी बकरी। तो ये सारे फोटोज वगैरह भी आपकी उस बुक में है जो आपने लिखी है? हाँ, वो फोटो मेरे को तब नहीं मिला था। अच्छा, वो पेंटिंग मिला था, तो पेंटिंग है, का है आपके बुक में? पेंटिंग है। अब बाद में फोटो भी मिल गया, तो अभी फोटो भी हम देख सकते हैं, मतलब तो पता चल सकता है। तो सर आपकी जो बुक है वो अपने ओडिया में लिखी है ना कि हिंदी इंग्लिश में? नहीं, वो किताब उड़िया में है और अन्य किताबें कुछ है वो इंग्लिश में भी लिखी गई है। ओके, तो हिंदी मैं में भी एक आपको बता किताब दूं, है। जो लोग अगर संबलपुर की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर बुक लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम सर का डिटेल दे देंगे, आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करके संबलपुर की हिस्ट्री वाली बुक ले सकते हैं। श्योर तो लोगों के लिए है। और एक बात बता देता हूँ कि जब ये तीनों पैलेस जो है ना, तो ये भी अपना अंत के कगार पर आ गए थे या फिर खराब हो गए थे, तो महाराजा छत्रसाल ने उससे दूर आज की जो लेडी लुइस स्कूल है, और लेडी लुइस स्कूल के सट के आप उसमें पीछे में देख सकते हैं, एक घर है, वो पैलेस बनाया। वो 10 महाविद्या महल। और उस समय को देखेंगे, उस समय में उड़ीसा में उतना बड़ा पैलेस नहीं था जो जितना बड़ा पैलेस है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बाहर से देखते हैं, बोलते हैं खंडहर है, लेकिन इतना बड़ा पैलेस जो है उस समय में, और उसका दीवारें, आप उसके दीवार इतना चौड़ा है कि आप मोटरसाइकिल चला सकते, इतने मतलब इसका दीवार मोटा है, उसका इतना है वेट इसका, तो बहुत बड़ा पैलेस बना था। और लेडी लुइस स्कूल जो है उसका पहला जो बिल्डिंग है ना, वो संबलपुर राजा का दरबार था। हाँ, उसका लुक कुछ देखने से हल्का फुल्का लगता भी है ऐसे। हाँ, राजा का दरबार था, जो कि 1850 में वहाँ पहला स्कूल जो है खुला गया था। तो उसका नाम लेडी लुइस क्यों दे दिया गया? राजा का नाम दे देते? नहीं, वो 1850 में बनने के बाद वो पहले संबलपुर स्कूल था। अच्छा, एक ब्रिटिश अधिकारी ने उसका शुरू किया था ना स्कूल को। बाद में अब जब अंग्रेज ने फैसला किया कि हर ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट में एक जिला स्कूल करेंगे, तो उसका नाम जिला स्कूल था। पहले जिला स्कूल वही था। अच्छा, जो आज लेडी लुइस स्कूल है। आज हाँ, जहाँ लेडी लुइस स्कूल है वो जिला स्कूल था। तो 1927 में वो स्कूल वहाँ से चले गया था। आज जहाँ जीएम कॉलेज है, जिला स्कूल वहाँ चले गया। और तब 1927 में जब इसको स्कूल खोला गया ओनली गर्ल्स के लिए, तब इसको उस समय के जो गवर्नर थे सर जॉन हथर्न लुइस, उनकी वाइफ के नाम पे ये लेडी लुइस नाम दे दिया गया। उस समय एक रिवाज था कि अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे या उनके बीवियों के नाम पे ऐसे रखा जाता था। काफी सारे शहरों का नाम भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम से है। तो वो खंडहर अभी है। सर, उसी स्कूल के पास में एक है फ्रेजर क्लब, वो भी काफी पुराना है। हाँ। उसके बारे में जरा शॉर्ट में बताइए। फ्रेजर क्लब ऐसा है कि जो फ्रेजर थे उनका आईसीएस जो है, उनका नौकरी आईसीएस के तौर पे, पहले जब आज आईएएस है ना, उस जमाने में आईसीएस था, तो उनका नौकरी संबलपुर के बरगढ़ में शुरू हुआ और बाद में वो बढ़ के बंगाल का गवर्नर बने। अच्छा। तो एक समय था कि यहाँ भाषा आंदोलन हुआ और उस समय आप जानते हैं कि संबलपुर सेंट्रल प्रोविंस में था, उसका कैपिटल था नागपुर। और सेंट्रल प्रोविंस के जगहों पे कहीं पारसी चलता था, कहीं और क्या लैंग्वेज चलता था, ऐसे कोई एक समान लैंग्वेज नहीं था। तो सरकार ने तय किया कि एक गवर्नमेंट लेवल पे एक लैंग्वेज हम करें, और उन्होंने चूज किया हिंदी को। तो हिंदी जो है वो कोर्ट का भी लैंग्वेज होगा। तो संबलपुर उसमें के लिए शायद उस जमाने में वो सही निर्णय नहीं था, तो लोग इसमें परेशान होते, असुविधा में पड़ते। तय किया कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट देना चाहिए, इसको देखना चाहिए, तदंत करना चाहिए। तो फ्रेजर ही आए थे संबलपुर, और संबलपुर से लौट के उन्होंने लोग जो चाहते थे उसके फेवर में एक रिपोर्ट दिया था। उसके तौर पे फिर यहाँ हिंदी को उठा के फिर उड़िया लैंग्वेज जो है चला। तो लोगों का एक कृतज्ञता उनके प्रति रहा, आभार व्यक्त करते हुए उनके नाम पे फ्रेजर क्लब
स्थापना वो किए थे। और उसके पास जो आजकल ये रस्तलिया लोगों का घर है, हाँ। वहाँ फ्रेजर प्रेस हुआ करता था। अच्छा। और 1902 और 1904 को ये दोनों जो है स्थापना इसका किया गया था। और फ्रेजर प्रेस तो नहीं है और फ्रेजर क्लब है। आपको और एक बार बता देता हूँ फ्रेजर क्लब का जो अहमियत के बारे में। 1921 में जिला स्कूल के स्टूडेंट्स ने बैकआउट किए थे, स्कूल बैकआउट, अच्छा। असहयोग आंदोलन के समर्थन में। अच्छा। और तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो लीडर थे, स्टूडेंट्स लीडर, इस कारनामे को अमल देने के लिए, हाँ। उनको सबको रस्टिकेट कर दिया। अच्छा। लेकिन ये बात जो है पूरा बहुत जगह फैल गया, कलकत्ता तक पहुंच गया। और कलकत्ता में अखबारों में निकला कि देखिए संबलपुर के स्कूल के स्टूडेंट्स क्या मिसाल कायम किए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स इतने बड़े कारनामा करके दिखाए हैं। तो यहाँ बहुत सारे लीडर्स जो है आए, देखे, हम वो संबलपुर को देखना चाहते हैं, उस स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं कि इतना बड़ा काम किया। तो जो रस्टिकेट किए गए थे उनका भविष्य का सवाल था। तो इसीलिए वो फ्रेजर क्लब में नेशनल स्कूल का स्थापना किया। अच्छा। नेशनल स्कूल खोला गया था, उसमें वो जाके उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू की। बाद में वो नेशनल स्कूल चला नहीं, बंद हो क्योंकि उसके लिए काफी प्रेशर्स में भी पॉलिटिकल प्रेशर से ज्यादा था पैसा का तंगी। अब स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, टीचर्स चाहिए और सब कुछ। तो पैसा तो लोग अपना चांदा के तौर पे कुछ कुछ देते थे, लेकिन हर महीना या हर साल देना संभव नहीं था। तो इसीलिए वो बंद हो गया। ओके। बहुत ही पॉपुलर त्योहार है नुआखाई। तो नुआखाई का इतिहास के बारे में शॉर्ट में बताइएगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ और किसने इसको स्टार्ट किया और इसको क्यों मनाया जाता है। देखिए, इंसान का धर्म है कि हम जिसके लिए हम मिलता है कुछ भी, तो उसके प्रति आभार व्यक्त करना। और ये जो चावल है, इससे और बढ़िया चीज या प्रेशियस चीज कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये खाकर हम चलते हैं ना, हमारा जीवन ये होता है। तो हवा, पानी और खाना, तो हम लोग का विश्वास है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता। अब समलेश्वरी जो है वो है अन्न की देवी है, तो अन्न की देवी को हम कृतज्ञता हमको उनको प्रकट करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के तौर पे हमको वो मिलता है चावल। तो पहला चावल जो है उनको भेंट किया जाता है। और ये जो पर्व है ये सिर्फ यहाँ है ऐसा नहीं है, भारत का कई जगह, जैसे बैसाखी हुआ, जैसे पोंगल हुआ, जैसे और काफी नाम पे ये सारा है। अमेरिका में भी है थैंक्स गिविंग डे। अच्छा। तो हम लोग कितना भाग्यशाली है कि इतने बड़े त्योहार भारत का हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है लेकिन यहाँ है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे या पहला जो यहाँ रहते थे, वो लोग कितने मतलब अच्छा काम किए हैं कि एक नुआखाई के समय पे पहले वो समलेश्वरी को चढ़ाया जाता है, वो फिर समलेश्वरी का जो पार्श्व देवा देवी है उनको चढ़ाया जाता है, फिर शहर के अन्य जो देवा देवी है मंदिर है वहाँ चढ़ाया जाता है, फिर प्रत्येक परिवार में, घरों में जो घर का जो इष्ट देव या इष्ट देवी है उनको चढ़ाया जाता है। तो घर का जो बुजुर्ग आदमी है वो भोग के तौर पे लोगों पे अपना जो परिवार के सदस्य है सबको देता है। अब छोटे बड़ों को जो है प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। फिर शहर में आप जिसे मिले या गांव में जिसे मिले आप उनको नुआखाई का प्रणाम करते हैं। तो ऐसे में इसमें धर्म भी है, सामाजिक व्यवस्था है, संस्कृति है, नाच गाना होता है, पहले कंपटीशन होता था। जो शादीशुदा है और जो अभी जवान है, शादी नहीं किए हैं, उनके बीच में मुकाबला होता था खेल कूद के तौर पे काफी सारा। तो ये एक बहुत बड़ा पर्व है। अब ये पर्व कब शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि जब बलराम देव संबलपुर का स्थापना किए, प्रतिष्ठा किए और संबलपुर का काफी नाम हो गया, और बलियार सिंह के समय में संबलपुर के अधीन 18 स्टेट्स आ गए, जो बहुत आठमल्लिक से लेकर के आपका छत्तीसगढ़ में आज रायगढ़, सारंगगढ़, चांपा, शक्ति, जितने भी एरिया है सब संबलपुर के अधीन आ गए थे। ये संबलपुर राजा को टैक्स देते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो सम्राट हुआ उनका जो भी जिसमें रुचि है, जो भी उनका धर्म है वो चारों तरफ होगा। इसीलिए आज भी छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, आप सारंगगढ़ बोलिए या कहीं भी जाइए, हर जगह आपको समलेश्वरी मंदिर मिलेगी, आपको मिलेगी। और रायगढ़ के राजाओं का
अपना परिवार का इष्ट देवी समलेश्वरी, सारंगगढ़ राजा के परिवार की इष्ट देवी भी समलेश्वरी हैं। तो ये जो नुआखाई है और समलेश्वरी को पूजा करने की विधि है, ये पूरा जो है आज की वेस्टर्न उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये चारों तरफ फैला और इसकी जो है प्रसिद्धि जो है बढ़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संबलपुर का नाम यहाँ की जो इष्ट देवी है माँ समलेश्वरी उनके नाम से भी लिया गया है। अब ये कितना सच है? ये कहना तो मुश्किल है कौन सा नाम पे क्या हुआ, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि हम अभी भी सुने डिस्कशन किए कि इस जगह का नाम संभल था। अब संभल का ईश्वरी का नाम समलेश्वरी हो नहीं सकती। संभल के जो ईश्वरी है या देवी है गॉडेस संभल, इस समलेश्वरी, और संभल के नाम पे समलेश्वरी हुआ। अब समलेश्वरी के नाम से संबलपुर हुआ, इसमें कोई अड़चन नहीं हो सकता है। लेकिन ये तीनों नाम जो है संभल, समलेश्वरी और संबलपुर, ये तीनों नाम जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अब समलेश्वरी कौन है, मैं पूछने ही वाला था। ये भी एक सवाल है। ये समलेश्वरी जी कौन है और इनकी जो मंदिर है उसका हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है। तो जो सच है वो आप हमको बताइए। अब देवी है तो कहानियां तो होंगी बहुत। अब श्रद्धा से श्रुति और श्रुति से जो है ये चलता आता है। लेकिन अगर इतिहास के दृष्टिकोण में देखें कितनी पुरानी है तो पहले क्या होता था, ये जगह जो है ना पूरा जंगल से पटा हुआ, इधर नदी है और यहाँ साइड में पूरा जंगल था। और अगर अंग्रेजों के जो लिखी गई डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं, पूरा एरिया में संबलपुर में सबसे ज्यादा बाघ और उसके बाद छिंदवाड़ा में, आज जो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आएगा, छिंदवाड़ा में काफी बाघ पाए जाते थे और ये आदमखोर थे। अच्छा। और लोग जो है जंगलों के बीच छोटे से रास्ते में चलना वो डरते थे चलने के लिए। दूसरी बात है सिर्फ बाघ ही नहीं, यहाँ थोड़ा अभाव था तो काफी सारे डकैत थे, दस्यु थे, वो यात्रियों को मार के उनसे लूट लेते थे। और इतना घना जंगल था कि दिन में भी वो अंधेरा था। अच्छा। तो इसीलिए जो यात्री हो या फिर व्यापारी हो वो सोचे कि जंगल के रास्ते में चलना सही नहीं होगा और उन्होंने इसीलिए नदी के मार्ग को चुना। अब हमारे यहाँ आप जानते हैं कि साउथ कोसल था जो उसका कैपिटल था श्रीपुर, जो कि आज बिलासपुर से थोड़ा दूर पे है। रायपुर से भी आप पहुंच सकते हैं, नदी के किनारे है श्रीपुर, राजिम, शिवरी नारायण और फिर चंद्रपुर और पदमपुर जो है आज हीराकुद में डूब गया है, वो ये राजबड़ा संबर वाला पदमपुर में, ये कनकपुरा के पास है पदमपुर। उसके बाद संबल, उसके बाद है आपका सोनपुर, बिनका के बाद सोनपुर, बौद्ध होके वो नदी या वो जो नाव है वो कटक की ओर चलते थे। अच्छा। और फिर समुन्द्र से अपना माल जो है अनेक देशों में भेजा जाता था। तो यानी इस एरिया में जो भी उत्पादन जैसे हीरा हुआ, कोई कपड़ा हुआ और जो भी कुछ भी बनता था वो सारा उस मार्ग से लिए जाते थे। अब अंग्रेजों ने लिखा है कि संबलपुर से कटक की ओर साल में 500 नाव जाते थे, छोटे नाव, बड़ा नाव यहाँ नहीं चलता था क्योंकि पथरीला है। और सोनपुर में वो माल को बड़े नाव पे लादा जाता था, 2 नाव को मिला के वो 2 नाव और काफी सारा सामान लेके वो फिर कटक जाता था। तो इस मार्ग में जब आते हैं तो वो मार्ग इतना मतलब क्या है कोई सुखदायी नहीं था। आज भी हम जाते हैं कोई तो एक पहाड़ में जो घाटी रास्ता है ना, वो रास्ता में चढ़ने से पहले हमको रुकना पड़ता है, एक देवी का मूर्ति रहता है या छोटा सा मंदिर रहता है, हम नमस्कार करते हैं। अपना क्या है एक आराम से यात्रा करे, कोई डेंजर ना हो, यही सोच के हम लगभग हर घाटी में पाए जाते हैं। ऐसे ही नदी मार्ग में भी घाटी हुआ करते थे। तो घाटी क्या है, वो घाटी है जर्ज, यानी जहाँ काफी सारा पानी जो है घूमते रहता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में जर्ज बोलते हैं। जो खाई होता है ना पानी के अंदर, जहाँ भंवर जो पाए जाते हैं जी, वो महानदी में भी कई जगह है। अब संबलपुर में आप रामपात के पास गुमधरा है एक जगह, उसको गुमधरा कहते हैं। उसमें वो काफी गहरा है और वो पानी ऐसे वो भर घूमते रहता है। तो जब नाव आते था तो वो जो नाव चलाने वाला उससे काफी डिस्टेंस में ले जाता था नाव, और तो और वहां से जो है लोग अपनी सुरक्षित यात्रा कामना करते हुए अपना फूल वूल वो डालते थे और
उस जगह को वो नमस्कार करते थे। समलेश्वरी जी का उद्गम स्थल अच्छा। वही है, वो जो गुम दरा है। गुम दरा, गुम का मतलब है खो जाना और दरा का मतलब है गहरी खाई। तो इसमें आप जैसे जानते हैं जय चंद्रिका प्रहलाद दुबे ने लिखे हैं, उसमें लिखे हैं समलेश्वरी राजा बलराम देव को कह रहे हैं कि थान मोरा गुमदरा के अंदर बनाओ। मैं वो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन रचो मंदिर ऐसा कुछ है। तो समलेश्वरी वहां से उनको सपने में आके बोलते हैं मेरा निवास जगह है गुमदरा, तुम मंदिर बनाओ और हंसी खुशी में राजी खुशी से फिर शासन करो। और बलराम देव ने, चूंकि वहाँ लोगों का जाना मुश्किल है, नाव में जाएंगे और वो डेंजर भी है, दूर से वो लोग पूजा करेंगे, तो वो क्या करते हैं दूर से पूजा करते थे। इसीलिए लोगों को सहूलियत हो, सुविधा हो, उस हिसाब से समलेश्वरी का मंदिर जो है यहाँ बनवाए। काफी जगह ऐसे हैं, जैसे हम सोनपुर जाते हैं तो बीच में एक मंदिर अंदर है, बाहर भी एक है। ऐसे ही काफी जगह है, मतलब लोग नहीं पहुंच पाते हैं ना असली मंदिर में जी, तो इसीलिए समलेश्वरी जी का मंदिर यहाँ वो लोग उन्होंने बनाया। अब समलेश्वरी का असली स्वरूप या असली जगह जो है वहाँ गुमदरा जहाँ कहते हैं, और यहाँ वो पूजा पा रहे हैं समलेश्वरी। ये कितना दूर है गुमदरा? गुमदरा आप दुर्गापाली से देखेंगे तो सीधा है, रामपाद है। रामपाद में आप छोटा सा एक मंदिर जैसा है, वहाँ इंस्क्रिप्शन भी है, 2 जोड़ा पद चिन्ह है, एक सांप उसको तराशा गया है वहाँ, और इंस्क्रिप्शन है वहाँ राम यज्ञ हुआ था 14 दिन का, और उस समय का वो उल्लेख है। तो एक बड़ा साधु का निधन के बाद वहाँ वो किया गया था राम नाम यज्ञ का, तो वहाँ पाए जाते, उसके पास वो गुमदरा है। वहाँ जाने के लिए भी घूम के ऐसे ही करके जाना पड़ता है, आप सीधा नहीं पहुंच पाए। वहाँ आज भी भंवर आज भी भंवर है, वो तो प्राकृतिक है, वो उसको बंद नहीं किया गया कुछ और एक्स्ट्रा नहीं, उसमें वो किया जा नहीं सकता। आप उस पानी को कैसे रोके, वो तो प्राकृतिक है, तो वो तो प्राकृतिक संरचना है, उसको आप कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ उनका असली निवास स्थली है और यहाँ वो पूजा पाठ। अगर हम बात करें संबलपुर के डेवलपमेंट की, तो राजाओं में किस राजा को आप अहम योगदान देते हैं कि उसके बदौलत आज संबलपुर बहुत डेवलप हुआ है? ऐसे तो पहला श्रेय कुछ न कुछ तो सबका सहयोग होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? पहला तो हम बलराम देव को हमको देंगे, क्योंकि जो एक शहर खत्म हो गया था उसको दोबारा से रिवाइव किए हैं। हाँ, तो फिर से उन्होंने पुनर्जीवित किए हैं, और संबलपुर को तो उनकी मतलब फाउंडेशन इतना सॉलिड था कि संबलपुर का नाम जो है रोशन हुआ, और पूरा जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आप संबलपुर का काफी प्रसिद्धि हुई थी। इसलिए तो उसका अंडर में 18 स्टेट्स आए थे। अब बलभद्र देव ने यहाँ खाली पैलेस नहीं बनाया, यहाँ फोर्ट बनाए थे। आप बालीबंधा से लेके जो समलेश्वरी कॉलेज के बाद जहाँ एक खाई, जहाँ एक नाला महानदी में मिलता है, और बालीबंधा से उतना दूर तक नदी किनारे किनारे आपका फोर्ट वॉल हुआ करते थे, जिसे हम रिवर व्यू के तौर पे जानते हैं। रिवर व्यू नहीं है, वो प्रोटेक्शन वॉल है, फोर्ट है। और फोर्ट वो जो वॉल था, वॉल के बीचों बीच में बुर्ज हुआ करते थे, अच्छा, टावर, वॉच टावर हुआ करते थे। ये जो भी पेंटिंग भी 1825 का पेंटिंग आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है, आप उसको भी देख सकते हैं, और उससे पता चल सकता है कि आपका संबलपुर एक प्रोटेक्टेड फोर्ट हुआ करता, तो फोर्ट वॉल था। और आप जो धोबी नाला जानते हैं ना, धोबी जोर नाला जो जानते हैं, धोबी जोर नाला, सही बात है ये प्राकृतिक नाला है, लेकिन इसका जो है इसको चौड़ा करके खुदबा के इसको एक मोट के तौर पे इस्तेमाल किए थे। मोट जो होता है यानी एक फोर्ट के चारों ओर एक मोट सेफ्टी के लिए था पानी का। तो एक जगह तो एक तरफ तो महानदी था, इसलिए खोदने का कोई जरूरत नहीं था, और इस और जो है वो था। फिर छत्रसाल ने जब पहले लडलूस के स्कूल के पास बढ़ाए तो उस मोट को फिर आगे बढ़ाया। तो फिर बलभद्र देव का भी कंट्रीब्यूशन है। फिर अजीत सिंह जी का काफी शिव मंदिर यहाँ संबलपुर, आज की संबलपुर और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफी शिव मंदिर इन्होंने बनाए हैं। जो बुढ़ाराजा टेम्पल है वो
वो छत्रसाय के द्वारा बनाया गया उनके था। द्वारा बनाया गया। हाँ, छत्रसाय के द्वारा बनाया गया था। जैसे समलेश्वरी मंदिर तो बलराम देव ने बनाए और पद्मेश्वरी मंदिर उनका बेटा हृदय नारायण देव ने बनाया। क्या उसके पीछे भी कुछ कहानी है? बूढ़ा राजा पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बनाने के पीछे कुछ कहानी है, कुछ तथ्य? प्राय मंदिरों के पीछे कुछ ना कुछ कहानी कहानी होती है। अब बुढ़ाराजा मंदिर आपने बाकी मंदिरों के बारे में ना पूछ करके बुढ़ाराजा मंदिर के बारे में पूछे, और ये संयोग की बात है, बुढ़ाराजा मंदिर का पीछे का जो घटना है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब कुछ लोग उसे वीर सुरेंद्र साय के साथ भी जोड़ते हैं कि कुछ कहानी उनकी भी है वहाँ। वीर सुरेंद्र साय के साथ उतना वो छुपे नहीं थे है, वहाँ पर कुछ। नहीं वैसा तो नहीं है, हाँ। लेकिन छत्रसाय के साथ जुड़ा हुआ है। अब छत्रसाय अपनी जवानी में वो काफी क्या है, दुष्ट थे, बदमाश थे। राजा का बेटा थे तो वो काफी बदमाशी करते थे, और उनका जब दादा बलियार सिंह तो उनको डांटते थे तो संबलपुर से चले जाते थे। रूट के चले जाते थे? नहीं, रूट के नहीं, ये छुप के चले जाते। अच्छा। और वो चंद्रपुर जाके चंद्रपुर में रहते थे। चंद्रपुर जो रायगढ़ के पास है? हाँ, वो संबलपुर का अधीन था। और चंद्रहासिनी मंदिर है वही? हाँ वही, वो बॉर्डर में था संबलपुर राज्य के, और वहाँ संबलपुर राजा का जो है वेयर हाउस था, जो गोदाम था, जो इंग्लिश में हम कहते हैं, यहाँ शस्य भंडारण वहाँ किया जाता था। और वहाँ भी एक रानी रहते थे, तो वहाँ वो चले जाते थे। अब जब बारी उनका आया, वो राजा बने, तो उनको कोई सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो मनचले थे, बदमाश थे। तो यहाँ एक विद्रोह हुआ। विद्रोह को तो उन्होंने कुचल दिया। सारंगगढ़ के राजा ने उनको मदद किया था, और विद्रोह को उन्होंने कर दिया समाधान उसका। लेकिन उनके मन में भय, जो डर समा गया, और वो किसी को विश्वास नहीं करते, काफी वो संदेही थे। और जो पैलेस के अंदर इसके पीछे वो, उसके पीछे वो हमेशा ही वो लोग लगे रहते षड्यंत्र के तौर पे। अब छत्रसाय का एक रानी, वो रतनपुर के राजकुमारी, रतनपुर जो आज भी जानते हैं हम, अब खंडर हो चुका है रतनपुर, बिलासपुर के पास है, उस टाइम बहुत समृद्ध था। तो वहाँ का राजकुमारी को उन्होंने शादी किया था। अब रतन कुमारी बुढ़ाराजा को पूजा कर करके उनको एक बेटा प्राप्त किया। आप पूछेंगे बुढ़ाराजा को क्यों पूजा किया? अब इस एरिया में एक परंपरा है, जो आदिवासी है उस टाइम में वो मंदिरों में उतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। अब तो मंदिरों में प्रवेश नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने छोटे पहाड़ों को शिव के प्रतिरूप के रूप में मान के उनको पूजा करते थे। उनका नाम है बुढ़ाराजा। अच्छा। ऐसे बुढ़ाराजा का पूजा काफी जगह में आज भी प्रचलित। तो बुढ़ाराजा को वो मानते थे। अब राजकुमारी जो थे रतनपुर के छत्रसाय के रानी, वो बुढ़ाराजा को पूजा कर करके उनको एक बेटा प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम दिए थे वो बुढ़ाराय। अब रतनपुर के राजा, वो जो बुढ़ाराय के मामा एक बार पुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो संबलपुर में कुछ दिन रुके, अपनी बहन और भांजा के साथ रुके, और फिर यहाँ से जाने के बाद कुछ लोग छत्रसाय को बोला कि रतनपुर के राजा अपनी बहन और भांजे को एश्योर करके गए हैं कि वो एक विद्रोह करेंगे, छत्रसाय को बंदी बनाएंगे या मार देंगे, और फिर अपना भांजे को जो है राजा। अब वो तो बड़ा बेटा नहीं थे बुढ़ाराय, उनको राजा बनना नहीं था, लेकिन मामा ने उनको वचन दिया कि उनको राजा बनाना। ऐसा बात छत्रसाय को बोला गया, पता चला। और छत्रसाय ना आगे सोचे ना पीछे, उन्होंने तय कर लिया कि ये दोनों को मृत्यु दंड देना। तो ऐसे ही नहीं दे सकते, बदनामी होगा। तो उन्होंने चालाकी से एक बार दोनों को बुढ़ाराजा दर्शन करने भेज दिया, और उनके पीछे जो है लोग लगा दिए, जो कि दोनों माँ बेटों को मार दिए। अब ये घटना होने के बाद कुछ दिन के बाद जब छत्रसाय को सही चीज का पता चला, तो वो उन्हें काफी फिर वो गिल्टी फील किए, और उस टाइम में मराठा का सैन्य सहायता लेके, उनका मदद लेके रतनपुर के राजा संबलपुर आक्रमण। अच्छा। तो छत्रसाय ने आत्मसमर्पण कर दिया, बुझे मन से, दबे मन से, और बोला कि मैं तो कसूरवार हूँ, तो मुझे जो दंड दिया जाएगा मैं उसको भुगतूंगा। अब राजा ने देखा, रतनपुर के राजा ने देखा कि ये प्रायश्चित कर रहा है, तो उन्होंने कुछ ना करते हुए, कुछ ना कहते हुए उन्होंने वापस चले गए। अब छत्रसाय का और मन लगा नहीं राजकाज में, वो काफी बुझे बुझे से रहने लगे।
अब इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बुढ़ारजा के ऊपर एक शिवालय का निर्माण, ये जो घटना है इसका प्रायश्चित करने के लिए शिवालय का निर्माण उन्होंने किया। वो मंदिर आज भी है। आज बात करें से अगर राजाओं को अगर हम साइड करें एक बार के लिए, तो कोई ऐसा आम इंसान जिसने संबलपुर के इतिहास में बहुत अहम भूमिका निभाई हो? देखिए, संबलपुर के इतिहास को हम देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा व्यापारी, कोई कैसा इंसान, हमेशा घटनाएं होती रही, बड़े बड़े घटनाएं हुए हैं। जैसे आप देखें कि राजाओं के समय हुआ, फिर सबसे बड़ी घटना जो है सुरेंद्र शाह का संग्राम। अब सुरेंद्र शाह के संग्राम के बारे में बहुत कम शब्दों में कहना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बता दीजिए, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, 1827 में इससे संग्राम शुरू हुआ और 1840 में उनको अरेस्ट किया गया। उनका भाई उदंत शाह को और उनका चाचा बलराम सिंह, और उनको बातचीत करने के लिए बुलाए थे उस समय के पॉलिटिकल एजेंट, उनको अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग में वो बंदी का जीवन व्यतीत कर रहे थे कि 1857 में फिर संग्राम हुआ, जो सिपाही विद्रोह बोलते हैं। उस टाइम में जेल का दरवाजा को तोड़ा गया, तो ये इनको मुक्ति मिल गई। ये फिर संबलपुर आके बड़े पैमाने पे अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संग्राम किया, और इतना ऐसा संग्राम, असरदार संग्राम की भारत के हर कहीं संग्राम समाप्त हो गए, लेकिन संबलपुर को ब्रिटिश लोगों ने संभाल नहीं पाए। तो काफी सैन्य पठा उनको भेजा, अनुभवी सेनापतियों को भी भेजा, लेकिन नहीं हो पाया, बात नहीं बन पाया। तो फिर इम्पे जो एक नए डिप्टी कमिश्नर के तौर पे आए, उन्होंने देखा कि पैसा तो पानी की तरह यहाँ खर्च किया गया है, और सुरेंद्र शाह का काफी लोगों को भी फांसी भी हुई है, काफी लोग युद्ध में भी मरे हैं। जैसे कुदोपली वार में 53 एक वार में 53 वहाँ शहीद हुए थे। तो इतना काफी होने के बाद भी ये लोग नए रिक्रूट करके संग्राम को जारी रखा है, तो ये कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी है। उन्होंने सोचा कि इनसे बातचीत करके, शांति समझौता करके बात को सही किया जा सकता है। फिर सरकार से उन्होंने मंजूरी ली और फिर इसमें आगे बढ़े, और इसे सक्सेसफुल भी 1862 में जो है संग्राम का अंत हुआ। लेकिन उनके निधन के बाद जो अंग्रेज यहाँ थे, ऑफिसर थे, उनको ये बात चुपता रहता था कि जो इतने यूरोपियन ऑफिसर के मृत्यु का कारण थे, आज हर कोई आराम से आज पेंशन लेके वो मौज कर रहे हैं, तो इनको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। तो उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, सरकार को ये एक आइडिया दिया कि ये लोग छुपे छुपे चला रहे हैं, एक योजना चला रहे हैं, कभी भी संबलपुर पे आक्रमण कर सकते हैं। तो सरकार ने, वो काफी घबरा गए सरकार, जो बड़े बड़े ओहदे पे थे, और उन्होंने सोचा कि अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो फिर बात खराब हो सकता है। फिर एक रात में जितने भी सारे मतलब थे, नेता थे संग्राम के, सुरेंद्र शाह के परिवार के सदस्यों समेत सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करके उन्होंने कोर्ट में ले गया। कोर्ट भी नहीं माना, इनका जो अभियोग था ये खारिज हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसके बावजूद इनको रोक के रखा, असीरगढ़ ले गए, जो कि आज बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, और वहाँ उन्होंने रखा। सुरेंद्र शाह अपना जीवन का 37 साल उन्होंने जेल में बिताया और जेल में वो मरे। उनका भाई उदंत शाह अपना जीवन का 47 इयर्स जेल में रहे और जेल में मरे। सारे विश्व में 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा समय तक जेल में रहने वाले पॉलिटिकल है उदंत शाह, ये रिकॉर्ड है। 47 इयर्स, 47 इयर्स बहुत ज्यादा। नेल्सन मंडेला 17 इयर्स, 27 इयर्स। नेल्सन मंडेला भी इतने नहीं रहे जो कि आम चर्चा होता था वर्ल्ड में कि इतना साल रहे। सुरेंद्र शाह 37 साल और उदंत शाह 47 साल, बहुत ज्यादा। और बाद में फिर अगर आप देखेंगे तो जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बाकी सारा हुआ, इसमें भी संबलपुर का काफी योगदान रहा। और पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र थे, अपना जीवन का वो 17 साल उन्होंने भी जेल में बिताया है। तो संबलपुर का जो है क्या बोलते हैं उसका अवदान, इसका कंट्रीब्यूशन हर कहीं हर समय है। एक आखिरी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। एक एरिया पड़ता है लेडी लुइस स्कूल का, जिसे कहते हैं कुंजलपाड़ा, और वहां पर एक द्वार बना है कुंजल सिंह स्मारकी द्वार। तो कौन थे कुंजल सिंह जिनकी याद में उस एरिया का नाम दे दिया गया? देखिए, वो कहा जाता है कि गैंस जमींदार जो है माधो सिंह का एक बेटा है कुंजल सिंह, एक उनका बड़ा बेटा थे हट्टे सिंह। अब कुंजल सिंह जो है वो इसलिए उनका नाम ज्यादा उल्लेख करना चाहिए
क्योंकि उनका जो साधु थे वो नारायण सिंह थे, सूना खान का जमींदार, और उनको अंग्रेजों में आज जो रायपुर के जय स्तंभ है, जय स्तंभ में तोप के सामने बांध के उनको उड़ा दिया। कुंजल सिंह नहीं, सूने ये खान साधु का को। जमींदार को, साधु को, नारायण सिंह। अब उनका बेटा था गोविंद सिंह, उनको भी कारागार में, जेल में उनको भर्ती कर दिए। अब कुंजल सिंह जो है, जब सुरेंद्र शाह ये हजारीबाग से यहाँ लौटे और फिर काफी जमींदार मोतिया और अन्य उनसे मिले और फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि संबलपुर में फिर से संग्राम जो है शुरू किया जाए। अब शासन में उन शिविर स्थापन किया, हर कोई आके वहाँ मिले। फिर संबलपुर को 1500 से ज्यादा अपना समर्थकों के लेके सुरेंद्र शाह संबलपुर में प्रवेश किए। तो कहते हैं उस समय उस जहाँ वो द्वार है या कुंजल पड़ा है, वहाँ एक हाथी को अंग्रेजों ने उनको शराब पिला के भगदड़ मचाने के लिए वहाँ भेज दिया, छोड़ दिया। उस हाथी को कुंजल सिंह ने कंट्रोल किया, अकेले ने उसको अकेले कंट्रोल किया। और फिर बाद में कुंजल सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। माधो सिंह को फांसी हुई थी। फांसी होने के बाद उनका बड़ा भाई, कुंजल सिंह का बड़ा भाई फट्टे सिंह से साथ मिलके उन्होंने जहाँ छत्तीसगढ़ से उड़ीसा का प्रवेश होता है, सिंगोड़ा घाटी, उस समय संबलपुर में था, आज वो छत्तीसगढ़ में, तो सिंगोड़ा घाटी में वो लोग डट के रहते थे और अंग्रेज सेना आने से उसका मुकाबला करते थे, यानी उनको बाधा देते थे। और बाद में कुंजल सिंह को भी फांसी हुई। जब 1864 में सबको पकड़ लिया गया था, बाद में उनको भी पकड़ा गया और फट्टे सिंह को काला पानी भेजा गया था अंडमान में और कुंजल सिंह को फांसी दी गई। तो इसीलिए कुंजल सिंह बहुत प्रसिद्ध है और इतिहास में वो काफी महत्व रखते हैं। तो सर देखिए, संबलपुर के बारे में तो इतने क्वेश्चन है, अभी तो मेरे आधे ही पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो हम हमारे आज के इस चर्चा को यहीं पर विराम देने जाएंगे। पर जाते जाते आप आज की जो युवा पीढ़ी है, जो इतिहास में रुचि रखती है और अगर संबलपुर के इतिहास में अगर और ज्यादा अपना स्टडी करना चाहे, अध्ययन करना चाहें, तो वो लोग कहाँ से उसको रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ से कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं, वो जरा आप उनको बताइए और फिर हम आज के इस एपिसोड खत्म करें। पहला तो मैं कहूंगा कि आप जो बोले कि आधा हुआ, अच्छी बात, आधा भी नहीं हुआ है। नहीं, जो भी हुआ है, आधा हुआ या कम हुआ है, लोगों में उत्सुकता बने रहे। सर मैं कह रहा हूँ, मेरी खुद की भी और जागरूकता है कि मैं और उसके बारे में जानूं, और समय को देखते मुझे रुकना पड़ेगा। तो आज जितनी चर्चाएं हुई, लोग इतने तो पहले मोटा मोटी उसका याद रखें, वो सबसे बड़ी बात होगी। इतना याद रखने से बहुत इसका, अगर व्यूअर अगर हमको इस पे अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, आप प्लीज इसका सेकंड एपिसोड के लिए जरूर अपने समय निकालिएगा। मैं हमेशा ही प्रस्तुत हूँ, रेडी हूँ। मेरा काम ही यही है, मैं चाहता हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा अपना शहर के बारे में जाने, अपना शहर का जो गौरव को जाने और उससे प्रेरणा उनको मिलता रहे। वो ये प्रेरणा लेके आगे बढ़े कि हमको हमारा खुद का नाम, हमारा परिवार का नाम, हमारा शहर का नाम जो है और इसको उज्जवलमय बनाना चाहिए। अब हमारे जो थे पूर्व पुरुष, वो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हम क्यों नहीं कर पाए? हमको हमारा दायित्व बनता है इसे आगे ले जाने के लिए। अब हम ये नहीं है कि संबलपुर इतना महान था और संबलपुर अभी जो है एकदम इसका नाम को अगर मिट्टी में मिला देते हैं तो हम ही लोग इसके दोषी होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा काम करे, इससे प्रेरणा मिले। अब इतना बड़ा बड़ा सब कारनामा किए हैं हमारे जो पूर्व पुरुष जो है, पूर्वसूरी है, तो इससे हमको सीख मिलनी चाहिए। अब इसके ऊपर शोध तो होना चाहिए। मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई उपार्जन का माध्यम है या फिर अपना शौक का माध्यम है, वो नहीं है। हमको जानना चाहिए इसके ऊपर, इसके बारे में, क्योंकि अगर हम गए कल को जानेंगे तो आज को समझ पाएंगे, आज को समझ पाएंगे तो आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब हमारा परिवारों को देखें, हमारे परिवार का अतीत को लेके हम है, हम किसका बेटा है, किसका पोता है, हमारे जो है बुजुर्ग, हमारे पिता या दादा परदादा वो लोग क्या करते थे, ये सारा अहमियत रखता है। तो इसीलिए हमको वो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि संबलपुर एक ऐसा जगह है कि जहाँ यहाँ रीजनल आर्काइव है। अब सारे राज्यों में ये मुमकिन नहीं है, नहीं अवेलेबल है।
स्टेट के जो कैपिटल हुआ करता है वहाँ आर्काइव है, लेकिन संबलपुर में भी एक रीजनल आर्काइव है जो कि रोटारी क्लब से सट के, रोटारी क्लब के पास हीराकुद कॉलोनी में जो है रोटारी क्लब, जी जी जी, हाँ उसे उसके पास से देखिएगा आप, लिखा हुआ है रीजनल आर्काइव, एक बड़ा सा बिल्डिंग है। वहाँ आप कभी भी जो ऑफिशियल टाइम में जा सकते हैं, आराम से जाइए। वहाँ जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, उनसे आप देखिए, वहाँ आपको कैटलॉग मिलेगा क्या क्या फाइलें हैं, वो कैटलॉग पढ़ के आप उसमें से आप सब्जेक्ट चुनिए क्या पढ़ना चाहते हैं और वो लाके देखिए। अगर आप सीरियस रीडर में नहीं है तो पुराना डॉक्यूमेंट को देखिए ना, 1801, 1836, 1905, इसका जो डॉक्यूमेंट वो कैसे दिखता है, कैसे लिखा गया है, उसको कम से कम आप देखें जाके, तो इंटरेस्ट अपने आप शायद पैदा हो जाए। हाँ, मजा आएगा। मेरा तो इंटरेस्ट हो गया सर, मैं तो जाने वाला हूँ। वहाँ किताबें भी है, किताबें भी है, मेरे द्वारा लिखा गया किताबें भी है वहाँ, और अन्य किताबें भी है, और आप किताब पढ़ सकते हैं। और अगर मोटा मोटी चीजें आपको जानना है तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे से किताब ले सकते हैं। मैं आप लोगों के सुविधा के लिए अंग्रेजी में काफी सारा किताब लिखा हूँ, तो आप हर कोई उसको पढ़ उड़िया नहीं जानता ना, जो हमारे हर कोई आउटसाइड उड़ीसा के हैं, हाँ, जैसे एक हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ संबलपुर इंग्लिश में है, जैसे पोस्टल, रेलवे एंड पुलिस हिस्ट्री ऑफ संबलपुर है। तो वो काफी सारा चीजें हैं। आप कभी आइए मेरे घर में, और सबको वेलकम है। आप घर में आके देख सकते हैं क्या क्या किताबें हैं, आपको जो भी किताब पसंद है आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ के संबलपुर के बारे में बहुत सारा चीजें जान सकते हैं। आप ऐसे घूम के गोल बाजार और लक्ष्मी टोकी चौक में, या ऐसा घूम के आप संबलपुर को सही मायने में आप नहीं जान पाएंगे। आप जब तक ये सारे चीजें जो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ये कैसे था, ये अगर समझ में आएगा तो आज की संबलपुर को आप समझ पाएंगे, और बेहतर कल की ओर जा पाएंगे। हाँ, उस जमाने में क्या था और आज हम क्या है, इसका सही आकलन हम कर सकते हैं, एहसास हो सकता है। और हमारा जरूर कमिटमेंट होगा कि हम संबलपुर को वैसा गौरवमय बनाए जैसे पहले था, उस दिशा में हम जरूर आगे बढ़ सकते। सर क्या बोलूं सर के लिए, मजा आ गया। सर थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल के आए हमारे लिए। और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बोल दूं कि अगर आप संबलपुर के बारे में कुछ भी अगर और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जब 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उन क्वेश्चन को लेकर हम अपना अगला एपिसोड सर के साथ जरूर रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा आपके साथ प्रॉमिस है। सर आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।